नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 में जो क्वेश्चन फंसे हुए हैं उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन को इस बार मैं बताने वाला हूं। 2026 में जब आपका एग्ज़ाम होगा बायोलॉजी का, देखना इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, पूरी किताब से लगभग 70 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 70 क्वेश्चन में मैं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर सभी तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसलिए वीडियो पूरी देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों के मैं उत्तर भी साथ में लिखा हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं लेने वाली है। वीडियो को केवल ध्यान से एक बार सुन लेना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि 2 नंबर के लगभग 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है कि जो है नीचे दिए गए शब्दों की परिभाषा दें। एलील और जीनोम। तो एलील क्या होता है? किसी जीन के 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक रूप एलील कहलाते हैं। ठीक है, जीनोम क्या है? किसी जीव की संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री, डीएनए को ही जीनोम कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी जीव की संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री मतलब डीएनए, किसी जीव के संपूर्ण डीएनए को जीनोम कहते हैं सिंपली भाषा में। ठीक है, किसी जीन के 2 या अधिक वैकल्पिक रूप एलील कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए देखो, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, यानी कि डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और आरएनए में राइबोज शर्करा। ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे दो दो मतलब लिख दिया, एक में उसका परिभाषा मतलब पूरा लिख देना। डीएनए में डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन के 2 लाभ बताइए। तो लैंगिक प्रजनन के आनुवांशिक विविधता बढ़ती है, नई अनुकूलित किस्में बनती है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन के 2 लाभ क्या है? आनुवांशिक की विविधता बढ़ती है और नई अनुकूलित किस्में बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मिथोसिस और मियोसिस, दो जो हैं इनमें अंतर बताइए। तो मिथोसिस क्या होता है? मिथोसिस में क्रोमोसोम संख्या समान रहती है, मियोसिस में आधी हो जाती है। दूसरा अंतर क्या है? मिथोसिस में 2 कोशिकाएं बनती हैं, मियोसिस में 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, पहला अंतर क्या हुआ? मिथोसिस में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो समान होती है, लेकिन मियोसिस में समान नहीं होती, आधी हो जाती है। ठीक है, मिथोसिस में 2 कोशिकाएं बनती है और मियोसिस में 4 कोशिकाएं बनती है। सोचो, मियोसिस आधी होने के बाद 4 कोशिकाएं बना देता है, और जबकि मिथोसिस समान रहती फिर भी 2 ही कोशिकाएं बनती हैं। सिंपली भाषा में इस चीज समझ लो। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या है? अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव को होमोजाइगस रिसेसिव जीव से क्रॉस करना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या है? अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव को होमोजाइगस रिसेसिव जीव से क्रॉस कराने पर टेस्ट क्रॉस कहलाता है। सिंपली भाषा है, आराम से याद कर लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टिश्यू कल्चर की परिभाषा दीजिए। प्रयोगशाला में किसी पौधे के ऊतक से नया पूरा पौधा बनाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में किसी पौधे के ऊतक से नया पूरा पौधा बनाना टिश्यू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेप्टिसाइड क्या है? उदाहरण दे। तो पेप्टिसाइड कीटों को मारने वाली रसायन को पेप्टिसाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए आप डीडीटी या बीएचसी, 2 तरह के पेप्टोसाइड को एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है। डीडीटी भी यूज कर सकते हैं और बीएचसी भी यूज कर सकते हैं, कीटों में मारने वाली रसायन। ठीक है, ये दोनों ही कीटों को मारने के लिए क्षमतावान होते हैं और दोनों का जो है अलग अलग रेशियो होता है। लैक्टिक एसिड फार्मेटेशन क्या है? तो जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन के बिना होकर लैक्टिक एसिड बनाए, इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन के बिना होकर लैक्टिक एसिड बनाए, इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रासायनिक खाद कीटनाशक के बिना प्राकृतिक तरीके से खेती करना ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? तो फसलों को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाना बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। जैसे आयरन युक्त चावल। ठीक है, मतलब कि जब आप स्पेशल अलग से उसमें कुछ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फसलों को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाना बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। जैसे आयरन युक्त चावल आपने खाए होंगे वो। ठीक है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है? तो प्रोटीन की एमिनो एसिड की रैखिक श्रृंखला को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। एमिनो एसिड की रैखिक श्रृंखला को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड होता है वो क्या है? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला छोटा वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जैव विविधता के 2 स्तर लिखो। तो पहला स्तर होगा प्रजाति विविधता, दूसरा होगा आनुवंशिक विविधता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण क्या है?
जिस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उसे ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपली भाषा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जिस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उसे ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, म्यूटेशन क्या है? तो डीएनए या जीन संरचना में स्थायी परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। वायरस को अपजीवी को कहा जाता है क्योंकि वायरस में कोशिका नहीं होती है, स्वतंत्र चयापचय नहीं होता। ठीक है, चयापचय नहीं होता क्योंकि वायरस में कोशिका नहीं होती है और स्वतंत्र चयापचय नहीं होता, इसलिए ये अपजीवी होते हैं। ठीक है। हरित क्रांति क्या है? उच्च उपज वाली फसलें, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई तकनीक अपनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। ट्रांसजेनिक जीव क्या है? जिसमें दूसरे जीव का जीन डाला गया हो उसे ही ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। तो उदाहरण बीटी कपास एक पौधा होता है, आपसे पूछे जा रहे हैं, उसमें दूसरे जीव में जीन डाला जाता है। ठीक है। हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत क्या बताता है? तो हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत ये बताता है एक आबादी में जीन आवृत्ति तब तक स्थिर रहती है जब तक बाहरी कारक न बदले। ठीक है। हेट्रोफिली को परिभाषित करें तो हेट्रोफिली एक ही पौधे में अलग अलग प्रकार की पत्तियां होना हेट्रोफिली कहलाता है। आपने कई देखे होंगे, एक ही पौधे में अलग अलग प्रकार के फूल हो जाते हैं, अलग अलग कलर के फूल हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की पत्तियां हो जाती है, ये सभी हेट्रोफिली को परिभाषित करती है। एक्स क्रोमोसोम के दो विस्तार लिखिए। तो एक तो हेमोफीलिया हो गया, एक कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस आपने जानते हैं वर्धांतता होता है जिसमें आप जानते हैं लाल और ग्रीन में अंतर नहीं हो पाता। ठीक है। इसे एक्स क्रोमोसोम के दो विकार हो गए। पीसीआर का पूर्ण रूप और उपयोग लिखिए। तो पीसीआर का पूर्ण रूप होता है पॉलीमर्ज चेन रिएक्शन, डीएनए की लाखों प्रतियां बनाना। ठीक है, ये इसी का कार्य होता है, फोटो कॉपी समझ लीजिए। डीएनए की लाखों प्रतियां बनाना पॉलीमर्स यानी पीसीआर का कार्य होता है। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक उपयोग लिख लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक उपयोग बहुत आसान है, आप अपराधियों की पहचान इससे कर सकते हैं। और डीएनए पूरे शरीर में होता है। आप जानते हैं कि शरीर का कोई भी अंग अगर घिस गया, रगड़ गया, नाखून के बीच से कुछ निकल गया तो उससे डीएनए का पता लगाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य उत्पादन का एक उदाहरण लिखिए। तो सूक्ष्म यीस्ट आपने सुना होगा, जो ब्रेड और केक बनता है यीस्ट के द्वारा ही बनता है। ठीक है। होमियोटिक जीन क्या है? होमियोटिक जीन क्या है? वे जीन जो शरीर की संरचनाओं के विकास को नियंत्रित करते हैं होमियोटिक जीन कहलाते हैं। सेक्शन बी 3 मार्क का है। क्वेश्चन लगभग 20 प्रश्न है और 3 मार्क को समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मानव प्रजनन में मासिक धर्म चक्रों के चरणों को समझाइए। मासिक स्राव चरण, गर्भाशय की परत टूटकर बाहर निकलती है। फॉलिक्यूलर चरण होती है जिसमें अंडाशय में अंडाणु विकसित होता है। ठीक है। ओव्यूल्यूशन होता है, 14वें दिन अंडाणु निकलता है। ल्यूटिल चरण होता है जब गर्भाशय की परत मोटी होती है, और जब बच्चा मतलब गर्भाशय की परत तब मोटी होगी जब उसके अंदर अंडाणु आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया के 3 मुख्य परिणाम बताएं। एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया के 3 मुख्य परिणाम हैं। एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, हार्मोन एफएसएच और एलएच टेस्टोस्टेरोन के कार्य लिखिए। तो एफएसएच होता है शुक्राणु निर्माण मेल में, व अंडाणु निर्माण फीमेल में। एलएच क्या है? ओव्यूलेशन या टेस्टोस्टेरोन का स्राव। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव अधिक होता है तब फिर ओव्यूलेशन और तेज होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष द्वितीयक का लैंगिक लक्षण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया को समझाइए। तो डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया को समझाने के लिए उत्तर आप लिखिए। डीएनए हेलिकेज द्वारा खुलता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, 2 समान डीएनए बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 30 है कि मांसपेशियों के प्रकार लिखो और समझाओ। देखो, कंकाली स्वैच्छिक और धारीदार होती है, मृदु मांसपेशी अनैच्छिक होती है, हृदय मांसपेशी धारीदार और अनैच्छिक होती है। ठीक है, ये इनके मांसपेशियों के प्रकार हैं। उसके बाद आता है प्रतिरक्षा के प्रकार को समझाइए। प्रतिरक्षा एक जन्मजात होती है जिसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, अर्जित होती है जिसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अर्जित में आपका इंजेक्शन वगैरह आ जाते हैं, कई इंजेक्शन होते हैं जो प्रतिरक्षा के लिए डाले जाते हैं। जन्मजात में बहुत से ऐसे अंदर आ जाते हैं जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, जैसे कि आपने शरीर की खाल देख रहे हैं, सारी जन्मजात प्रतिरक्षाएं। ठीक है।
ट्रांसक्रिप्शन के 3 चरण लिखिए। प्रारंभ होता है, फिर विस्तार होता है, फिर समाप्ति हो जाती है। सबसे पहले अपना ये स्टार्ट करता है, फिर अपना विस्तार करता है, फिर ये समाप्त हो जाती है। मेंडल के द्विगुण संकरण को समझाइए। तो सिंपली भाषा में हाइब्रिडाइजेशन में 2 लक्षणों को एक साथ ट्रैक किया जाता है। पीढ़ियों में 9:3:3:1 अनुपात मिलता है, यही मेंडल के द्विगुण संकरण है। ठीक है, इसको समझ लेना। 9:3:3:1 याद रखना, उसके अलावा आप कुछ भी लिख दीजिएगा, 9:3:3:1 एग्जामिनर देख लेगा तो समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल प्रदूषण के 3 मुख्य कारण लिखिए। तो औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, कृषि रसायन। देखो, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि रसायन ये 2 आप कंट्रोल कर सकते हैं। घरेलू सीवेज मान लो थोड़ा बहुत निकलता है तो ये ऑटो उतना ज़्यादा इफेक्ट वाटर पे नहीं डालता है, लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट बहुत इफेक्ट डालता है। ठीक है, कृषि रसायन भी आप लोग जो खाद वगैरह यूज करते हैं उसके बाद उसमें से भी दिक्कत होती है, बट उतना नहीं जितना औद्योगिक अपशिष्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मानव पाचन तंत्र के किसी भी 3 अंगों के कार्य लिखिए। तो आप 3 अंग जैसे पेट के लिख सकते हैं, पेट में हमारा ठीक यकृत के कार्य लिख सकते हैं, अग्नाशय के कार्य लिख सकते हैं। ये तीनों कार्य लिख सकते हैं, आसान भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैव उर्वरक क्या है? तो उदाहरण दीजिए। जैव उर्वरक सूक्ष्मजीव आधारित उर्वरक होते हैं, उदाहरण राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। ये दोनों जैव उर्वरक हैं और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं इनको। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर टीएस ऑफ रूट में पाई जाने वाली 3 प्रमुख संरचनाएं बताइए। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील। ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील ये होती हैं टीएस ऑफ रूट में पाई जाने वाली 3 प्रमुख संरचनाएं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव हृदय की संरचना को संक्षेप में बताइए। 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। वाल्व रक्त प्रवाह नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये मानव हृदय की संरचना होती है। 4 कक्ष होते हैं, आप जानते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। वाल्व रक्त प्रवाह नियंत्रण करने के लिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, क्लोनिंग क्या है? क्लोन मतलब कि अपना जुड़वा। उदाहरण से समझाइए। एक ऐसे अनुवांशिक जीव बनाना जिसे क्लोनिंग कहते हैं, एक जैसे अनुवांशिक जीव बनाना क्लोनिंग कहलाता है। उदाहरण डॉली भेड़। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो जैव प्रौद्योगिकी में दवाइयाँ, इंसुलिन जिसे कहते हैं, फसल सुधार, प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, ये 3 अनुप्रयोग हैं। प्रोटीन संरचना, टीआरएनए का कार्य लिखिए। ओमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना ही प्रोटीन संश्लेषण यानी टीआरएनए का कार्य होता है, उसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं होता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। विटामिन डी, ए और के की कमी से होने वाले रोग। तो डी की कमी से आपका रिकेटस होता है, ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, और के की कमी से रक्त का थक्काकरण नहीं होता है, रक्त का थक्काकरण नहीं होता है। अगर ए की कमी है तो फिर रक्त का थक्काकरण नहीं होगा, फिर खून आपका जमेगा नहीं। ठीक है, रक्त समूह प्रणाली एबीओ को समझाइए। लाल रक्त कणिकाओं पर ए और बी एंटीजन की उपस्थिति से समूह तय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, यौन जनन नियंत्रण के 3 उपाय लिखे। तो इसमें आप तीनों उपाय लिख सकते हैं, कंडोम, EIOCD या ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी क्या है? प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा बनाए गए प्रोटीन जो रोग जनकों को निष्क्रिय करते हैं, एंटीबॉडी कहलाते हैं। सेक्शन सी हमारा 5 मार्क का लगभग 25 प्रश्न यहाँ पर मैं उठाया हूँ। ठीक है, और इसमें हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। उत्तर संक्षेप में CO2 स्थिरीकरण की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रियाओं को पूर्ण रूप से समझाइए। तो उत्तर संक्षेप में यहाँ पर CO2 स्थिरीकरण होता है, फिर नंबर 2 पर रिडक्शन होता है, फिर RUBP यानी पुनर्जनन ग्लूकोज बनता है। इसको आप विस्तार में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करें मानव प्रजनन तंत्र, पुरुष महिला समझाई हुआ आरेख बनाइए। तो इसमें मैं चाहता तो आरेख बना सकता था, बट कोई फायदा नहीं, आप स्वयं से चित्र बनाइए। बुक में आपकी चित्र अवेलेबल, अगर नहीं है तो मैं PDF में, जब मैं PDF आप लोगों को भेजूंगा तो उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, मेंडल के नियमों को विस्तृत रूप से समझाइए। तो इनके कई नियम थे, एक रूपता का नियम था, विभाजन के नियम था, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम था। तीनों ही नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं इनके, और तीनों में से हर साल एक न एक पूछा जाता है। चाहे एक रूपता का पूछ ले, विभाजन का पूछ ले, या स्वतंत्र वर्गीकरण का पूछ ले। अगर 5 नंबर में आता है तो हो सकता है तीनों पूछ लें। तो तीनों ही नियम को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, एक न एक नियम 100% आपको फंसेगा ही फंसेगा मेंडल से। ठीक है, DNA संरचना का वर्णन कीजिए, और ये सारी चीज़ें मैंने DNA संरचना ऊपर बता दी है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, मानव रक्त संचार को समझाइए। हृदय की संरचना, धमनियाँ, सिराएं और कोशिकाएं होती हैं, डबल सर्कुलेशन होता है, यही इसका होता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, केशिकाएं जो होती हैं उनमें भी हल्के से रक्त बहता रहता है, डबल सर्कुलेशन होता है। एक नीचे नली होती है, एक ऊपर नली होती है। इस चीज़ को अच्छे से आप लिख सकते हैं।
मानव श्वसन तंत्र लिखकर गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया समझाइए। तो मानव श्वसन तंत्र क्या होता है? हम नाक से सांस लेते हैं, सांस हमारी ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी के बाद हमारी सांस कंठ में जाती है, कंठ में जाने के बाद श्वास नली में जाती है, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रांकियोल में जाकर और एन्युअल में जाकर समाप्त हो जाती है। ये गैस आदान प्रदान का है, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली समझ लीजिए, ऑक्सीजन एक्वियोली में रक्त ले जाती है, CO2 रक्त से एक्वियोली में बाहर आकर निकलती है, ठीक है। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत लिखिए। तो डार्विन का विकासवाद सिद्धांत मैं सिंपली बताऊं तो प्रकृति में जनसंख्या बढ़ती है, संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए संघर्ष होता है, जो जीव अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं, ठीक है। नेचुरल के अनुकूल उपयोगी लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचकर नई प्रजातियों का निर्माण करते हैं, यही डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 53 है, डीएनए और आरएनए के बीच अंतर लिखिए। तो डीएनए और आरएनए के बीच अंतर बहुत छोटा है। डीएनए में बिंदु के हिसाब से अगर शर्करा में डिऑक्सी राइबोस होती है शर्करा, इसमें राइबोस शर्करा होती है। धागा के बारे में बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बेस क्या है इसका? ATGC और इसका AUGC। स्थान यह नाभिक के आसपास होता है या साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 54 की, पौधों में जल परिवहन के ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एसिस्ट ऑफ सेप मतलब पौधों में जल परिवहन समझाओ। तो पत्तियों में जल का वाष्पीकरण ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इससे नकारात्मक दाब बनता है जिसके कारण जड़ से तल की ऊपर की ओर खिंचता है, इसे एसिड ऑफ सेप कहते हैं, ठीक है। मुख्यतः जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम द्वारा खाद्य का। हार्मोन के प्रकार और कार्य लिखिए। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हार्मोन के कार्य और प्रकार। ऑक्सीजन ऑक्सिन जिब्रेलिन में बीज अंकुरण, साइकोटाइजिन में कोशिका विभाजन, एबिस्टाइमिस में सुप्तावस्था, एथिलीन में पकना, ठीक है। अब उसके आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मानो हार्मोन की, तो मानो हार्मोन में आपका आता है इंसुलिन, ब्लड की शुगर को कम करता है। आप कभी कई शुगर के मरीज ऐसे होंगे जिनको पर डे इंसुलिन इंजेक्शन लगता है, ये इसीलिए लगता है क्योंकि ये ब्लड की शुगर को बहुत स्पीड से और बहुत त्वरित रूप से कम कर देता है। थायरॉक्सिन जो होता है ये चयापचय बढ़ाता है। उसके बाद आता है एड्रेनालिन, आपात स्थित हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, मानव प्रतिरक्षा तंत्र को समझाइए। तो जन्मजात प्रतिरक्षा जैसे त्वचा, आंसू और फागोसाइट्स, ठीक है, ये जन्मजात प्रतिरक्षा है। अर्जित प्रतिरक्षा जैसे एंटीबायोटिक जिसमें आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। बी लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी होती है और टी लिम्फोसाइट भी संक्रामित कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत और अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका सिद्धांत होगा जीन काटना, डीएनए जोड़ना, क्लोनिंग, ये इसका सिद्धांत होता है। अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो अनुप्रयोग हो जाएगा इसका ट्रांसजेनिक फसलें, दवाइयाँ, इंसुलिन, पर्यावरण साफ करना, ठीक है, इसका हो जाएगा अनुप्रयोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, मानव तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, CNS और PNS को समझाइए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS कहलाता है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS कहलाता है जिसमें नसें आती हैं। न्यूरॉन के कार्य होता है संदेश को विद्युत संकेतों में भेजना। आप जैसे ही पैर में हल्की सी चीज चुभती तुरंत माइंड को पता चल जाता है, ये काम न्यूरॉन करता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण को समझाइए। तो प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से mRNA बनता है। ट्रांसलेशन mRNA की मदद से राइबोसोम और अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, मानव उत्सर्जन तंत्र और नेफ्रॉन की संरचना क्या है समझाइए। तो उत्सर्जन अंग जैसे किडनी, यूरेटर, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सारे होते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। नेफ्रॉन के भाग जैसे ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, नालिकाएं होती हैं, PCT, हेनेल लूप और DCT, ये सारी इनकी नलिकाएं होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि मनुष्यों में जो होता है लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखो, पुरुष में XY होता है, महिला में XX होता है, XY और XS, ठीक है। इसमें से X आकर इसमें X मिले तो यहाँ पर पुत्री बनेगी। अगर इसका Y और इसका X मिलता है तो यहाँ पर फिर आप लोगों का पुरुष बन जाएगा, ठीक है। यही होता है इसका क्रोमोसोम का मतलब कि लिंग का निर्धारण, ठीक है। इस बहुत सिंपली लैंग्वेज में है, ज़्यादा लिखूंगा तो ज़्यादा देर लगेगी, इसलिए ऐसे समझने का प्रयास करें। जैव विविधता ह्रास के कारण और संरक्षण लिखिए। देखो, वनों की कटाई लगातार हो रही, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, फिर 600 AQI तक का पहुंच जाता है, ठीक है। अवैध शिकार हो रहा है। संरक्षण में आप राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कर सकते हैं, संरक्षित वनों को कर सकते हैं, पुनर्वनीकरण कर सकते हैं। कुछ जीव पेड़ पौधे ऐसे होंगे जो सूख रहे होंगे, उनको फिर से जीवित कर सकते हैं। और अपने आसपास जागरूकता बनाए रखें जिससे कि प्रदूषण कम होगा और थोड़ा सा वायु में सुधार होगा, ठीक है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या है? तो खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, दही,
एंटीबायोटिक्स होती है जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन, अपशिष्ट जल उपचार और जैव उर्वरक। ठीक है, मानव पाचन तंत्र और पाचन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो उत्तर में मुख्य अंग जैसे मुख, अंगली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी होती मानव पाचन तंत्र की प्रमुख अंग। पेट में प्रोटीन का विघटन होता है, छोटी आंत में वसा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है, अवशोषण इलियम में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण प्रकार और कारण नियंत्रण के मतलब कारण नियंत्रण लिखिए। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा प्रकार में वायु, जल, ध्वनि, मृदा, कारण वाहन, उद्योग, प्लास्टिक, नियंत्रण में आएगा पौधारोपण, शुद्धिकरण संयंत्र, वैकल्पिक ईंधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, प्रतिरक्षा तंत्र के विकार। तो इसमें एलर्जी प्लस ऑटोम्यून। ठीक है, ये सारी चीजें लिखना है। एलर्जी क्या है, धूल, पराग से हिस्टामीन निकलता है, छींक के सूजन एलर्जी में आती है। ठीक, ऑटोम्यून शरीर अपनी कोशिकाओं को दुश्मन मानकर हमला करता है, उदाहरण टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है टाइप 1 का डायबिटीज जो होता है उसमें शरीर अपनी कोशिकाओं को ही दुश्मन मान लेता है, उसे मारने लगता है। ठीक है, स्टेम सेल तकनीक एवं उपयोग लिखी है। तो स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी ऊतक में बदल सकती हैं। उपयोग अंग पुनर्निर्माण, कैंसर उपचार, चोटों की मरम्मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा, हार्मोनल नियंत्रण और मासिक धर्मचक्र क्या होता है, इसको समझा जाए। तो हार्मोनल नियंत्रण यानी एफएसएस, अंडाशय में अंडा विकसित होता है। एलएच ओव्यूल्यूशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन में गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है। हार्मोन घटने पर मासिक स्राव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझाइए। तो जीन का कटना ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाता है। इच्छित जीन को प्लाज्म में जोड़ना, बैक्टीरिया में डालकर प्रोटीन बनवाना, जैसे इंसुलिन उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 17 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मानो जो ह्यूमन होता है उसके लक्ष्य, मानो जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य और परिणाम को परिभाषित कीजिए। तो मानो जीनोम का लक्ष्य होता है मानव में सभी जीनों की पहचान करना, डीएनए में अनुक्रम पता लगाना। परिणाम क्या है, लगभग 20,000 से 25,000 जीनों का पता चला है, रोगों में जीन की पहचान आसान हुई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ में वही क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि मैंने आपको बताए, चित्र वगैरह ऐड कर दिए जाएंगे जैसा मैंने आपसे कहा है। आशा है, उम्मीद है और ये विश्वास है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए होंगी। वीडियो पूरी देखी होगी तो 70 के 70 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह रहा है कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।